गाइस प्लीज चेक इफ इट इज ओके। चेक करिएगा और बताइएगा कि क्या आप, प्लीज जस्ट चेक वंस। इज इट ओके नाउ? क्या अभी सही है ये? वंडरफुल। ओके, रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, सारी चीजें सही आ जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत भाई आप सभी का। वेलकम टू दिस सेशन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एंड आप में से बहुत 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 सारे लोगों का ये पहला सेशन होगा, है ना? तो बहुत सारे लोग बड़े दिनों बाद आ रहे होंगे, कई लोगों का ये पहला सेशन होगा। बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए देखिए, तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। हैं नाउ यू आर, अब एक बार सब सुनना ही पड़ रहा है ना, दिखाई सुनाई सब पड़ रहा है? शाबाश यार, वेरी गुड। आओ, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, हम आपको सारी बात बताते हैं। देखिए, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिस इज योर द कंप्लीट जीएस जो है। जीएस को मतलब वैसे जनरल अवेयरनेस बोला जाता है, मैं जनरल जीएस बोल देता हूँ। वैसे तो जीए बोलते हैं, हमारी भाषा यही है भाई, जनरल अवेयरनेस। ये हो गया। तो ये जो है, इसके अंतर्गत जितने भी मैंने स्टार्टिंग के में 10 से 15 मिनट आपको पूरा क्या पैटर्न चलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हम वो बताएंगे, 10 टू 15 मिनट्स, 10 मिनट्स हम डिस्कशन करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी का कि यहाँ जो हम रखेंगे और आप कैसे ये स्ट्रैटेजी देखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार से हमारा टारगेट ये होगा कि आप सभी लोग जो हैं अपने एग्जाम में 50 में से आप हर कोई 32 प्लस, ये नंबर काफी अच्छे होते हैं। 32 प्लस नंबर जो है, आप 34 पे आ सकते हैं, 36 पे आ सकते हैं, 38 पे आ सकते हैं। 32 से लेकर के 38 नंबर तक आप जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है। तो 32 से लेकर के आप 38 तक कहीं भी जा सकते हैं। 32 से लेकर के 38 तक, देखिए इतना तो हमारे हाथ में है, इतना हमारे हाथ में होता है। इसके बाद आपके हाथ में होता है। आप सोचिए 50 से 50 क्यों नहीं, तो मैंने नॉर्मली देखिए हमारे, हम उतना ही कहेंगे जितना लर्नर्स के आते हैं। लर्नर्स के 37 आए हैं, 38 आए हैं, 41 भी आए हैं, लेकिन हम वो कम, बहुत ही कम, 3 4 5 6 के ही आए हैं आज तक, 41 वगैरह। बाकी 38 तक आता है, विच इज अ वेरी बिग स्कोर व्हेन इट इज कंसिडर्ड इन जीएस। तो जीएस में एवरेज स्कोर होता है 12 13 14 17 20। अच्छा स्कोर होता है 21 22। तो और बहुत अच्छा होता है 27 28। तो आप बहुत से भी अच्छे पे जा रहे हैं, 32 से 38 वाले स्कोर पे आप जाओगे। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी डाउट पूछना होगा सब कुछ सुनिएगा। हाँ जी, देखो, हाँ, ऑलराइट, सुना, अभी ध्यान से सुनना। जो भी आपको पूछना हो सब पूछ लीजिएगा। अभी क्या करेंगे, अभी सिर्फ आप मेरी बात को सुन लीजिए, फिर आपको जो सवाल पूछना हो आप आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है? आओ, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे। तो यहां पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका उसके बाद पूरा साइंस हो गया। साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, तीनों के तीनों, और फिर आपके इकोनॉमिक्स होगा। देखिए आज के टाइम पे इस समय जो ज्यादा जोर है, मतलब किन चीजों में सब्जेक्ट ज्यादा होता है, किन में एफर्ट ज्यादा लगता है, हम सारे बता रहे हैं। देखिए अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस एंड इकोनॉमिक्स को, अगर इस प्रकार से करें कि यहां पर हम बात करें सिलेबस किसका ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम ज्यादा सब्जेक्ट सिलेबस जो होता है वो हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का होता है। सॉरी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट होता है ये काफी ज्यादा होता है। मतलब इट्स अ ह्यूज सिलेबस। यहां की बात करूंगा तो यहां पर ह्यूज सिलेबस होता है, यहां पर और यहां पर। फिर अगर मैं बात करूं कि यार बहुत कम सिलेबस किसमें होता है, वेरी स्मॉल सिलेबस, तो अगर मैं बात करूंगा पॉलिटी का सिलेबस बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, और आपका इको का सिलेबस भी बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो आप देखेंगे बड़ा बैलेंस सा है। अच्छा, साइंस में आ जाऊं, साइंस में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 चीजें होती हैं, जिसमें बायो का सिलेबस खाली बड़ा होता है, बाकी जो है ये छोटा होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे यार ये मॉडरेट होता है। अब देखिए आपके एग्जाम के लिए अगर बात करें तो आपके एग्जाम में यहां से क्या आएगा, हिस्ट्री से मान के चलिए, अच्छा इतना तो हो गया, लेकिन इसमें से ये जो पूरी चीज है ना, ये आपके लगभग 16 से 17 सवाल ही इससे आते हैं, 16 से 18 मान के चलिए, इससे ऊपर सवाल नहीं आएंगे। 16 टू 18 क्वेश्चन, 16 भी आ सकते हैं, 17 भी, 18 भी, इन सारी चीजों से 16 से 18 सवाल आते हैं। इसके बाद जो चीज होती है, ये होती है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। ये होती है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके।
अब करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो आप ये कैसे प्रिपेयर करेंगे? आप ये तो सब आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट आप करंट अफेयर्स कैसे कर पाएंगे? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर्स ये एक इकलौता ऐसा सेशन है जो आप यूट्यूब से करेंगे। मतलब जो मेरे सेशन डेली सुबह मेरी क्लास यूट्यूब पर होती है, डेली सुबह सुबह 8:30 बजे मेरी क्लास यूट्यूब पर होती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक की। तो पूरा करंट अफेयर्स जो है वो आपका वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को ही एप्लीकेशन पर ही हमारी स्टैटिक जीके भी क्लास होगी, जो कि आपको अवेलेबल रहेगी। तो अब सैटरडे को जो है यही स्टैटिक जीके भी क्लास होती है, और मंडे टू सैटरडे हर दिन सुबह 8:30 पे ये वाली क्लास होती है, 8:30 AM पर आपकी करंट अफेयर्स होती है। तो देखिए, यहां से आपके जो सवाल फंसेंगे वो लगभग मान के चलिए 7 से 8 सवाल आपके इस जगह से फंसेंगे, 7 to 8 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से फंसेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है, आप अगर सोच रहे हैं कि यार हम तैयारी कैसे शुरुआत करते हैं, देखिए हमारी आपकी जो शुरुआत होगी, फोकस हमारा इसके ऊपर रहता है कि बताओ ज्यादा अकलमंदी किसमें है कि यार जो पहले जिनका सिलेबस कम है उसको जल्दी खत्म कर लो। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग किससे शुरुआत करेंगे? पॉलिटी से। सबसे पहले पॉलिटी से शुरुआत करेंगे कि इसके सवाल 100% आते भी हैं, और सबसे छोटा सिलेबस भी इसका होता है। तो हम इसको खत्म करेंगे ताकि आप पॉलिटी में आप क्या करेंगे, आप एक बार में, आप किसी भी एग्जाम में कोई भी मॉक आप लगाओ, एक बार में आप लगा ले जाओ। अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गया, देखिए सिलेबस हो गया, इसमें लिख लीजिएगा, अपने अपने नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा ये सारी बातें। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी। आज आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है, इसके अलावा आप ये सारी बातें कभी दोबारा नहीं सुनेंगे, इसलिए इन सभी बातों को बहुत कायदे से इसको नोट करके रख लीजिएगा। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो, और नोट्स मेकिंग से पहले एक छोटी सी बात और कर देता हूं, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इसमें आपको 100% पढ़ाया जाएगा। कोई भी ऐसा छोटे से छोटा टॉपिक या बड़े से बड़ी चीज यहां पर नहीं बचेगी, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा या छोटे से छोटी चीज कोई भी नहीं बचेगी जिसमें कि आपको यहां पर ना कराया जाए। आपका एक एक चीज यहां पर पूरी होगी। यहां पर जो क्लास में पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी होती है, पहले ये बता दें। फॉर एग्जांपल, हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहे हैं आज। हम लोग पॉलिटी भी कर लेंगे, शुरुआत तो हम लोग कर ही देंगे, क्योंकि आज ओरिएंटेशन कैसे पूरा जाएगा, क्योंकि आप लोग अब एक तैयारी करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक श्योर शॉर्ट चीज चाहिए। और आज के बाद कोई स्ट्रैटेजी मत सुनना, ये भी बात ध्यान रखना। जो एक बार में चीजें समझा दी, इसमें हम आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, सारी चीजें बता देंगे। और फिर हम लोग आज शुरुआत भी कर देंगे पॉलिटी की। लेकिन इसके अलावा दोबारा आप कभी कोई स्ट्रैटेजी मत सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको यही, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट यू नीड, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली। अब देखिएगा, अब बात ये आ गई कि यार ये आपका सारा टॉपिक हो गया। हम लोग जब क्लास लेंगे तो हम क्लास पढ़ाएंगे आपको, तो हम एक तरफ से पूरी क्रीज एकदम डिटेल में, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग होती है। यहां पर जब हम, क्योंकि आप लोग अभी क्या है, बहुत सारे लर्नर्स यहां पर 99% लर्नर्स यहां पर प्रीलिम्स वाले हैं। तो अभी क्या होगा, हम ये बैच हमारा प्रीलिम्स मेंस सबको कैटर करेगा, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस, नॉट जस्ट मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो हम शुरुआत इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। आपको कभी कुछ ना आता हो वो भी चलेगा, बहुत ही जीरो लेवल से हम यहां पर शुरुआत करेंगे। क्लास होगी पहले, क्लास होने के बाद में क्या होगा, आपको नोट्स मिलेंगे। अब देखिए नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो आप एकदम शांति से बैठिएगा, सुनिएगा, और जो भी डाउट आए आपको, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और दिल खोल के पूछिएगा, दिल खोल के, मतलब जो मनो वो डाउट पूछिएगा उससे। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब आप लोग डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलता है। एक एक चीज पूछिएगा, हर चीज अंदर तक घुसिएगा उसमें। उसके बाद क्या होगा, वंस द क्लास लेक्चर इज डन, एक बार ही क्लास लेक्चर हो जाएगा, इसके बाद आपको मिलती है पीडीएफ। एक मिलेगी आपको इंग्लिश के नोट्स, और बहुत ही प्रॉपर, बहुत सुंदर से नोट्स मिलते हैं, एकदम प्रॉपर आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलते हैं कि जिसको आप निकाल के प्रिंट भी करा सकते हैं आप। तो इंग्लिश नोट्स मिलेंगे, और एक आपको मिलेंगे अलग से हिंदी के नोट्स, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी। ये नोट्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। इन नोट्स को आप प्रिंट तो भले करा लें, अगर आप प्रिंट करा रहे हैं तो आप अपने पास में साथ में, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वैसे, कि आप क्या करिए, जैसे ही हमारा सिलेबस, जैसे मान लीजिए हमने पॉलिटी पूरी पढ़ा दी या 50% पढ़ा दी, जैसे मान लो 4 या 5 क्लासेस पढ़ा दी, हर 4 क्लास के बाद या हर 3 क्लास के बाद संडे को जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, हर संडे जाकर के हमने जितनी भी क्लासेस हुई हैं, मान लीजिए 3 क्लास 4 क्लास हफ्ते में जितनी भी हुई हैं, तो वैसे तो 6 क्लास होंगी आपकी, साइंस भी हो रही है पैरेलली, उसमें भी आएंगे, कौन क्या पढ़ा रहा है इसका भी कंफ्यूजन आपका भी नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा, जैसे आपकी जो भी क्लासेस हुई हैं, आप उसको क्या करिए, आप उसका प्रिंट आउट प्रिंट का मतलब जहां भी सस्ता मद्दा आपका प्रिंट निकल पाए, आप उसको निकलवा लीजिए, और उसको एक मोटे स्पाइरल में बांध लीजिए। मोटा इसलिए क्योंकि हर संडे आपका वो अमेंड होता जाएगा। अपने आप सेल्फ नोट्स आप ना ही बनाओ तो बेहतर है। वैसे तो अपनी राइटिंग में नोट्स बनाना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन
काफी डीप हम लोग यहां पढ़ाई करते हैं, तो आप बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। रादर बेहतर चीज क्या होगी बताता हूं, आप इस बार एक दूसरे तरीके से नोट्स बनाओ, दूसरी नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं क्या करोगे। हर संडे को जाकर के ऊपर जितना भी कराया है ना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। संडे को जो आपने प्रिंट कराया ना, उसको आप क्या करना है, स्पाइरल में बांध लेना। आपने एक मोटा स्पाइरल लेना, मोटा स्पाइरल जो कम से कम, क्योंकि आपकी नोट्स कॉपी सिर्फ जीएस की जो बनेगी लगभग 500 पन्ने की बनेगी, तो उसको दो पार्ट्स में बनाना, 250 और 250। तो 250 पन्ने का ऐसे रखना कि हाँ 250 पन्ने आपके पास में आ जाए इतने स्पाइरल में। और फिर उसके बाद में मार्कर्स लिख लीजिएगा, और हर एक के बाद में एक वीकली समरी अपने हाथ से बनाइएगा। सुनिएगा, नोट्स वही यूज करिएगा जो हमने दिए हैं आपको, उस पर अंडरलाइन करते जाइएगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजों अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा, या पेंसिल से करिए, या लाइट मार्कर ले लीजिए लाइट ग्रीन कलर का, उससे करिए। उसके बाद क्या करेंगे, वीकली समरी जो है ये आप अपने खुद के पेन से खुद लिखेंगे, जो भी आपने अपने होते हैं ना समराइज नोट्स, ये इतना काम करेगा आपको। समराइज नोट्स मतलब पिछली 3-4 क्लासेस का जो समराइज नोट्स है वो 2-3 पन्नों में, 2-3-4 पन्नों में अपने आप बना लेना, बस सिर्फ 2 से 3 पन्नों में। ये 2-3 पन्ने आपको इतना काम देंगे आगे चल के, जब आप पूरा रिवीजन करने जाओगे, जब आपको पूरा रिवाइज करना होगा कि यार आओ आज मैं पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर लेता हूं, तो आपको मात्र 25 पन्ने रिवाइज करने पड़ेंगे और आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। मात्र आपको 15 पन्ने रिवाइज करने पड़ेंगे और आपकी पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। इस तरीके से ये किया जाता है। इसमें सिर्फ मुद्दे की बात लिखी जाती है और बहुत छोटा फॉन्ट में, बहुत छोटे फॉन्ट में इसमें लिखा जाता है। तो ये आप वीकली समरी कर लेंगे। आप यहां तक की बात क्लियर होगी। क्या नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी में किसी को भी कोई भी डाउट है? मैं एक एक सेक्शन का डाउट लूंगा, पहले बता देना। हाँ जी, ठीक है ठीक है, बोलिएगा। हर्ष अभी देख लेते हैं किस में कौन सी चीज हुई है। आधे लोग तो आप कंफ्यूज हैं। इन नोट्स की बात बता दीजिए पहले मुझे, ठीक है? नहीं, हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप जब मल्टीपल टाइम पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ठीक? अच्छा, नोट्स की बात हो गई। अब सुनिएगा इसके बाद में, अब इसके बाद में आखिरी टॉपिक हमारा आ रहा है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम 5 मिनट बाद अपनी आज की कंटेंट हम लोग शुरुआत करेंगे। फिर हम बात कर, नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी हमारी हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी इज डन। अब हम आते हैं किसके ऊपर? मॉक टेस्ट के ऊपर। देखिए, आपको वीकली टेस्ट तो हम देंगे ही देंगे, आप लोगों को वीकली टेस्ट तो हम देंगे ही देंगे। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में क्या करना होगा? मॉक टेस्ट आपको अभी से लेके आपके एग्जाम के बीच में, अगर जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में, एक आइडियल बताऊं कि अगर आपको बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना है तो आपको मिनिमम 50 मॉक्स तो आपको देने चाहिए। अगर आपके पास एग्जाम में आपके 2 से 3 महीने से कम समय है तो 30 मॉक्स नहीं तो 50 तो देने ही चाहिए। ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ मॉक्स होते हैं जो आपको देने चाहिए। 50 मॉक्स आप करेंगे। मॉक लगाना हर कोई, जो पुराने लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि भाई जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, आप लोग शुरुआत करेंगे अपने पहले मॉक की। आप लोग इसी संडे से आप लोग शुरुआत कर देंगे। जो बाकी लोग हैं वो हफ्ते में क्या करेंगे, अभी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 1 मॉक लगाएंगे हर संडे। अगस्त में क्या करेंगे, 1 मॉक एवरी संडे, या 1 मॉक सिर्फ संडे लगाओ, अभी सिर्फ संडे जो हम करवाते हैं। सितंबर से यही चीज जो है ये आपकी 2 मॉक अ वीक हो जाएगी। अक्टूबर से यही जो मॉक है आपके, ये आपके 3 मॉक अ वीक हो जाएंगे। नवंबर से आपके यही जो मॉक है ये 4 मॉक अ वीक हो जाएंगे। दिसंबर, अभी आपका पेपर भी आ गया यहां पर, अब 5 मॉक अ वीक हो जाएंगे। 5 चौक 20, 4 तियां 12, 32 इधर, 3 तियां 9, 41, 2 चौक 8, 41, 49, 50 मॉक हो गए पूरे ये। अगर हम ऐसे करेंगे ना, कुछ नहीं। और कितना इजी है ये करना। अगस्त में आप हर संडे 1 मॉक लगाओ, सितंबर में आप 2 मॉक कर दो, और अक्टूबर में आप 3 मॉक कर दो, हफ्ते में 3 मॉक, नवंबर में आप हफ्ते में 4 मॉक कर दो, और दिसंबर में आप हफ्ते में 5 मॉक कर दो। खत्म कहानी। कुल मिला के ऐसे करोगे तो आपके 50 मॉक हो गए। हो गया सर, 50 मॉक कैसे होंगे? साहब ऐसे होंगे, और वो भी बिना किसी समस्या के, बिना किसी समस्या के आपके 50 मॉक हो गए। आपको पता भी नहीं चला कि यार आपके 50 मॉक हो चुके हैं, राइट? अब सुनिएगा, जिनका अक्टूबर में एग्जाम है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ा देना, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो। तो जिनका भी एग्जाम है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, वो इसके नीचे वाले को फॉलो करेंगे, ठीक? जिनका भी एग्जाम अक्टूबर में लगा हुआ है वो नीचे वाले इसको फॉलो करेंगे। हफ्ते में, अभी अगस्त में 3 दोगे, उसके बाद 4 दोगे, उसके अगले महीने में 5 दोगे। दिस इज द पैटर्न यू विल बी फॉलोइंग, ठीक है? अब दूसरी बात समझ में आ गई है? चलिए अब सुनिएगा,
नहीं, डेली है, साइंस की है और ये है, डेली है, एक दिन साइंस होगी, क्योंकि साइंस को भी पैरेलली चलाया जाएगा। क्लास की बात कर लेते हैं। साइंस आपकी एक दिन जीएस, एक दिन साइंस, जीएस साइंस, मतलब ये जनरल अवेयरनेस साइंस, जनरल अवेयरनेस साइंस, इस प्रकार से आपकी क्लास चलेगी। 6 दिन क्लासेस है आपकी। 6 क्वांट्स और जीएस का सिलेबस ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्वांट्स और जीएस की क्लासेस, स्टेनो में क्वांट्स आती नहीं है तो जीएस ही है खाली वहां पर। तो जीएस की जो क्लास है ये आपकी ऑल्टरनेट नहीं है, ये आपकी डेली 6 दिन चलेगी। एक दिन आपकी साइंस, एक दिन जीएस, साइंस जीएस ये चलेगी। ठीक, अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं अलजेब्रा 3 की। नहीं, अब हम अलजेब्रा 3 की शुरुआत नहीं करते हैं, हम आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। अब हम लोग आज की अपनी कहानी शुरुआत करते हैं। अभी तक में किसी को भी कोई भी समस्या है, पहले मुझे यह बता दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आपको? सारी चीज आ गई है। सर प्री और मेंस के क्वेश्चन में डिफरेंस, प्री और मेंस के क्वेश्चन में अच्छा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऐसा नहीं है, देखो यहां पर हम आपको प्री के भी क्वेश्चन कराएंगे, मेंस के भी क्वेश्चन कराएंगे, और मेंस के अच्छे खासे लेवल के, मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं इसमें। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको कमी नहीं होगी किसी भी चीज की, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को करने की। हाँ, अब यह कि अगर जब आप सिर्फ मेंस की तैयारी करते हो तो उसमें क्वेश्चन का लेवल और हाई होता है, थोड़ा और डीप होता है, बस ये चीज होती है। ठीक, चलो आओ अब देखना अभी क्या करेंगे यहां पर हम लोग। हाँ जी, यस बिल्कुल काजल, हाँ जी, यस यस यस, आओ अब समझो, अब बस अब शांति से अब एक बार यहां पर हम लोग करना शुरू करते हैं। अब हम लोग यहां पर करना शुरू करते हैं, आज की कहानी की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। दिस इज द क्लास 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी। डिटेल में भरपूर करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ी सी देर अपने सारे डाउट्स रोक दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को इंडियन पॉलिटी के ऊपर जाना है। देखिए, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते क्या, हम यहां बेसिकली पढ़ते हैं संविधान के बारे में। हम यहां क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम यहां पर संविधान के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान। लेकिन एक चीज है, ये संविधान आया कैसे? क्या एकाएक संविधान बनाने वाले जितने भी लोग थे उन लोगों को लगा आओ यार संविधान बना देते हैं एक? नहीं ना यार, ये कंसेप्ट ऑफ संविधान कहां से आया, या भारत में ये संविधान फ्रेम होना कैसे हुआ? हम लोग को मालूम है ना कि साहब 1950 में संविधान आ गया था, नहीं, ये संविधान बनना लगभग उससे 180 साल पहले शुरू हो चुका था। सोच के देखो क्या कह रहा हूं, लगभग 180 साल पहले संविधान बनना शुरू हो चुका था। क्या बात कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना 180 साल पहले। हां जी, आइए बताते हैं कैसे, और देखना धीमे धीमे कैसे भारत का संविधान शेप ले रहा है। आपको जान के मजा आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुनना बहुत ध्यान से हर एक बात को। देखो, तो हम यहां से आपसे शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हम लोग भूल मत जाना कि हम लोग ऐसा मत सोचना हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम पढ़ पॉलिटी रहे हैं। पॉलिटी में संविधान शुरू करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि यार आखिरकार रूल्स बनने कैसे शुरू हुए, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। राजी? ठीक है, अब चलो सुनो, शुरू करते हैं। यहां तक की बात आ गई है, देख लो। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर। अभी तक क्या होता, भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली बिजनेस माइंडेड कंपनी थी, प्योरली बिजनेस, प्योरली कैपिटलिस्टिक कंपनी थी, जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था, मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन की उगाही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब येन केन प्रकारेण उनको पैसा चाहिए था कैसे भी। अभी क्या हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अब धीमे धीमे, अब देखो धीमे धीमे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हर साल क्या करती थी, एक अच्छा मोटा पैसा वो भेजती थी, किसको? वो भेजती थी ब्रिटिश एम्पायर को। कितना सुनेंगे तो आप कहेंगे बाप रे बाप, बताएं कितना? हर साल भेजा, हर महीने भेजा करती थी ये 4 लाख पाउंड। 4 लाख पाउंड जो है ये प्रत्येक महीना ये जो भेजा करते थे ब्रिटिश एम्पायर को कि साहब ये लीजिए पैसा। अब ब्रिटिश एम्पायर को बड़ा अच्छा लगता था यार कि भाई अच्छा खासा पैसा आ रहा है हमको। अब क्योंकि यहां पर इतना बढ़िया इनके पास पैसा आ रहा था, और ये पैसा आ क्यों रहा था, क्योंकि साहब अब इनके पास में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद में 1757 में, जिनको नहीं पता है बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में एक लड़ाई हुई थी, 2 लड़ाइयां हुई हैं, एक 1757 में और 1764 में, दोनों ब्रिटिशर्स जीत गए। और जानते हो इंडिया का सबसे अमीर स्टेट कौन सा था? सबसे अमीर स्टेट था कलकत्ता, क्योंकि आज जो कोलकाता है उस समय कोलकाता में बिहार भी आता था, माने सारा लोहा आ गया, झारखंड भी आता था, सारा लोहा स्टील सब आ गया ना, इसी के साथ में उड़ीसा भी आता था, सारे मतलब एल्यूमिनियम से लेके सारे बढ़िया धातु वगैरह सब आ गई, यहां पर एल्यूमिनियम भी आ गया, पूरा वेस्ट बंगाल भी आता था, माने पोर्ट भी आ गए सारे के सारे। तो यहां पर भयंकर पैसा हुआ करता था। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ऑफिस बना रखा था, यहां से बहुत सारा पैसा ये लोग क्या करते थे, सामान बेचते थे और वहां पर ब्रिटिश एम्पायर को पैसा दिया करते थे। प्रॉब्लम क्या आई, 1770 सब अच्छा जा रहा था,
सब अच्छा जा रहा था, बक्सर और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद पैसों में नहा रहे थे ये लोग। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, बंगाल में फामाइन आ गया, मतलब सूखा पड़ गया 1770 में। अब साहब पैसे की सप्लाई हो गई बंद। अब जब पैसे की सप्लाई बंद हो गई तब फिर यार ये बात आई कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई, यहां पर यार पैसे की सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि इनकी दोस्ती खाली पैसे की थी। उन्हें लगा पैसे तो दे नहीं रहे यार ये लोग, साथ में करप्शन बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना पैसा कभी नहीं देखा था जो इन्होंने बक्सर की लड़ाई के बाद देखा। अब यहां पर लोगों के, यहां पे जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, इनके अंदर करप्शन की भावना इनके अंदर जानने लगी। माने ये लोग प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया। बुक किताबों में कम दर्ज हो रहा है और साहब पता था अपनी पर्सनल से अपना माल पर्सनल उससे ले लिया, और या फिर अपना खुद का ट्रेड करके बेचना शुरू कर दिया, इससे नुकसान होने लगा। तब फिर सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार समझ गई कि इनके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके ऊपर थोड़ा सा नजरबंदी करनी पड़ेगी। अभी तक जब कोई लॉ कुछ नहीं था, सब अपनी मर्जी से चल रहा था, हमें क्या करना पड़ेगा, हमको रेगुलेटिंग एक्ट पास करना पड़ेगा। क्यों नाम पड़ा इसका, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही है उसके जितने भी काम धाम है उसको सही करने के लिए, क्योंकि कंपनी में भयंकर करप्शन हो रहा था। अब क्या हुआ, इसने बोला देखो ऐसा है, गवर्नर नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी पोस्ट लाने जा रही थी जिसका मतलब ये था कि हम अपना आदमी बैठाएंगे यहां पर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब ये था कि हम इवन आउट कर दें, भारत से जितना भी पैसा आ रहा है, हम जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे तो वो एक ऑफिसर हो जाएगा जो कि पूरे भारत से जो भी पैसा आ रहा है ना उसको देख लेगा। वो हालांकि ब्रिटिशर्स का नहीं था, वो था कंपनी का ही, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों इंट्रोड्यूस किया, हर एक लाइन का रीजन समझना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों निकल के आए गवर्नर ऑफ बंगाल से, उन्होंने बोला इसलिए हम लेकर के आ रहे हैं साहब, ताकि हम एक ऐसा ऑफिसर तो हो जो कि पूरे इंडिया के ऊपर कमांड रख रहा हो। अगर हम बोले ये गड़बड़ हो रही है इंडिया में, सही करो, तो हमें किसी एक आदमी को ऑर्डर देना हो। मतलब थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार ने अपना हल्का सा, मतलब छुपे छुपे अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहा, छुप करके। फिर क्या किया गया, बोले देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ला दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ साहब, पार्लियामेंट्री कंट्रोल मतलब अभी तक क्या होता था, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मन कर रहा है वो हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब ब्रिटेन का लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि इंडिया में क्या होने वाला है। समझ रहे हैं अब, यानी अब देखिएगा धीमे धीमे पहले कंपनी पे कंट्रोल आएगा, फिर लॉज बनने शुरू होंगे कंपनी के लिए, फिर कंट्री के लिए लॉज बनना शुरू होंगे। वहां से संविधान बना है हमारा। अब देखिएगा ये सारे सवाल खूब आते हैं, हम आपको सवाल कराएंगे भी यहां पर। फिर क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये तो मैंने बता दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि इनका काफी ज्यादा बढ़िया एक आदमी था, काफी इनका समझदार सूझा बूझा हुआ आदमी था, उसको बोले कि चलो ठीक है, हम तुमको क्या बनाते हैं, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाते हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, ये बना। क्यों हुआ ये पूरा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह पैसा नहीं दे पाती थी। 4 लाख रुपए की जो एक जो हर महीने एक अमाउंट जाता था, अब वो नहीं दे पाते थे। और साथ में उस पैसे बोलते थे हमारे तो साथ धंधा ही नहीं हो रहा, और यहां भयंकर करप्शन कर रहे थे। और ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने इनको मोनोपोली दे रखी थी कि इंडिया में ट्रेड करोगे तो तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं करेगा। तो यहां से क्या हुआ, धीमे धीमे एक चीज रूप लेना शुरू कर रही है। बोलिए यहां तक की बात में कोई समस्या, बढ़िया, चलिए वेरी गुड यार, ठीक है। अब बात करें गवर्नर जनरल काउंसिल की, बात करी जाए। देखिए गवर्नर जनरल काउंसिल क्यों लाए, ये देखना, ये वर्ड सुनना, गवर्नर जनरल काउंसिल एस्टैब्लिश किया। क्यों, इसलिए एस्टैब्लिश किया ताकि गवर्नर के पास, एकदम से गवर्नर जनरल नया नया बना, एकदम से उसके पास इतना उसका दिमाग ना खराब हो जाए, अरे हम तो गवर्नर जनरल है, हम तो जो मना है, हम तो गवर्नर है, हम तो जो मनाएंगे करेंगे। उसको भी एक कुछ एडवाइस दी जा सके, उसको भी कुछ समझाया जा सके, तुम ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इसीलिए गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाएगी, क्योंकि पहली बार किसी इंसान को इतनी ज्यादा पावर दी जा रही थी। एग्जाम में ये पूछता है, बताओ गवर्नर जनरल काउंसिल कब बनाई गई है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। कॉमन सेंस लगाओ ना, अभी तक सिर्फ गवर्नर होते थे, अब एक इंसान के पास इतनी सारी पावर पहली बार जा रही, तो पगला ना जाए पावर देख करके, और इसके अंदर एरोगेंस ना भर जाए, इसीलिए उसको एक एडवाइजिंग काउंसिल भी दिया गया जो कि उसको एडवाइस करेगी। आया यहां तक। अच्छा अब देखना इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, फिर एक और चीज लाया गया यहां पर, सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करना। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। यहां पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करा गया। अब ये क्यों किया है यार, देखिए यहां पर क्या था,
ये चाहते थे कि अच्छा, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ही क्यों रखा गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट रखा गया क्यों? अभी तक अटकल परचूल लॉस चलते थे हर जगह पर, किसी राज्य में कोई लॉ चलता है, कोई लॉ वहां, कोई चीज वहां अलाउ है, कहीं पर कोई चीज नहीं अलाउ है। बट जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया तो इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि नाम देखना, सुप्रीम है ये, मतलब अब ये जो है कंपनी में जो भी अगर गड़बड़ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगा। और क्योंकि नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट, माने ये कोर्ट सबसे ऊपर है, तो एक खाली नाम रखने से सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में आया, जितने भी राजा महाराजा होते थे उन सब के जजमेंट की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि अब तो भाई ब्रिटिशर सुप्रीम कोर्ट ले आए, मतलब इससे बड़ा कोई जज ही नहीं है। तो इसीलिए इसको लाया गया था पूरे दुनिया को, पूरे भारत को यह दिखाने के लिए कि हम कितने ऊपर हैं। यहां से धीमे से देखिए एक पहली चीज आ रही है, यहां से देखिएगा पहली चीज आई कि पूरे देश में एक जैसे, या पूरे देश के एक जैसे, तो लॉज अभी बहुत दूर है, अभी पूरे देश के लॉज जितने भी हैं, अब लोगों को जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट जाता था तो लोगों को बताना पड़ता था हमारे वहां क्या लॉ लागू है, जिस क्यों हमने कोई सजा दे रहे हैं। मतलब लोगों ने अपने अपने राज्यों ने अपने अपने लॉज लिखने शुरू करे पहली बार। देख रहे हैं धीमे धीमे लॉस की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। और वो सब क्यों शुरू हुआ है? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से ये सब कुछ शुरू हुआ है। अभी हम लोग धीमे धीमे पूरे संविधान पे भी पहुंचेंगे एक एक करके। आइए, तो अच्छा ये बताना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था पहली बार, कहां पर स्थापित किया गया था? सुप्रीम कोर्ट को पहली बार कहां पर स्थापित किया गया था? बोलो। शाबाश यार, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताइएगा बिंदास तरीके से, जो मन में आए बिंदास बताओ, और ना समझ में आए तो वो भी बताओ, ना समझ में आए तो भी बताना, लेकिन एक एक चीज बताना। बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। इट इज इन कलकत्ता में स्थापित किया गया था, क्योंकि वहीं गवर्नर जनरल भी आए थे, राइट। अब देखो, अब क्या करेंगे यहां पर, इतनी बात समझ आ गई हम लोगों को। अब आओ नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमने देख लिया कलकत्ता में हो रहा था। ये देखिए सीपीओ 2022 पिछले वर्ष में ये प्रश्न आया हुआ है। क्यों आया था आपको ये बता दिया, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश सरकार धीमे से अपनी सुप्रीमनेस दिखाना चाहती थी कि हम सुप्रीम है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम नहीं रही है, अब हम आ रहे हैं धीमे धीमे यहां पर रेस में आ रहे हैं। इसलिए साहब हम सुप्रीम कोर्ट लेकर के आ रहे हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कौन होता है? जो जजमेंट देता है, जो फैसले सुनाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लाए 1773 में। अब देखना चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात क्या हो रही है। अब यहां पर समझना कि ये क्या है। देखिए अब धीमे से क्या हुआ, इस समय तक की अमेरिका में, मतलब सॉरी, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था यूरोप में। यूरोप में हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सुनना। ये बात है 1780 में शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज भयंकर तरीके से ग्रो हो रही थी, भयंकर तरीके से, और पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी भयंकर तरीके से। सन 1812 आते आते क्या हुआ, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, भयंकर यूरोप में इंडस्ट्रीज हो रही थी। इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होता है लोहा। ब्रिटिशर्स भर भर के यहां से लोहा लेकर के जा रहे थे, भर भर के लोहा लेकर के जा रहे थे। हमारे कॉफर्स जो थे इनको खाली कर रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चलो ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। जब इन्होंने ये बात बोली, अब यहां पर हुआ क्या साहब, इसी समय नेपोलियन भी था। प्रॉब्लम ये थी कि नेपोलियन ने क्या किया, आप जानते हैं नेपोलियन फ्रांस का था, और आप जानते हैं फ्रेंच और इंग्लिश का 36 का आंकड़ा है। तो नेपोलियन ने धमकी दे दी कि सुनो यूरोप वालों, अगर अंग्रेजों के संग किसी ने भी धंधा किया तो फिर हम तुम्हारे राज्य में घुस करके तुमको बर्बाद कर देंगे। और नेपोलियन से सब डरते थे, सारे लोग डरते थे कि यार नेपोलियन हमारे वहां ना घुसाए, नहीं तो हमारी सत्ता चली जाएगी, हम राजा नहीं रहेंगे। तो सारे लोगों ने 1812 तक आते आते क्या किया, सारे लोगों ने ब्रिटिशर से अपने संबंध जो थे वो हटा लिए। सबने ब्रिटिशर से अपने संबंध खत्म कर लिए। अरे हम तुम्हारे संग धंधा नहीं करेंगे। अब सोचो पूरे यूरोप में धंधा हो रहा है, लेकिन ब्रिटिशर से धंधा करने वाला कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा धंधा कौन करता था? ब्रिटिशर्स करते थे। सबसे ज्यादा लोहा सबको वही देते थे। अब इनके वहां जो ब्रिटिश में बाकी जो लोग थे उन्होंने बोला कि भाई साहब ये क्या है, फिर हम तो, फिर हमें तो भाई सरकार से बोला, सरकार हमको इंडिया चले हम धंधा करने, फिर क्योंकि हम रोड में जितना भी यूरोप था वहां तो धंधा कर नहीं सकते, नेपोलियन ने मना कर दिया है। तो हमको कोई हमारे संग बिजनेस नहीं करेगा, तो हमको अब पानी के थ्रू हमको भी जाना है इंडिया। बोले लेकिन वहां तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने दे रखा है। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को हम नहीं जानते, हम तो जा रहे हैं वहां करने के लिए। फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा पैसा तो दे नहीं पाती ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ऐसा करते हैं इनकी मोनोपोली खत्म कर देते हैं। दैट इज द रीजन, यही कारण था कि क्यों इस एक्ट 1813 में जो एक्ट आई है, ट्रेड मोनोपोली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन चाय का ट्रेड नहीं था, एक चीज बाकी थी खाली। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इंडिया से तो खत्म कर दी। मतलब अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये जो मोनोपोली था ना 1600 में दिया गया था कि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी धंधा करेगी और कोई नहीं करेगा। अभी 1813 में उसको समाप्त कर दिया। बोले अब सारा ब्रिटेन की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब भारत जाकर के ट्रेड कर सकती है, नॉट जस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी।
अभी लेकिन बोले कि देखो चाय और चाय का ट्रेड जो है वो चाइना के साथ में वो एक्सक्लूसिवली होगा। क्यों? अब सुनना। कारण क्या था? गांजा। सच्चाई है ये। कारण क्या था? अफीम, गांजा, चरस। क्यों? चाइना के साथ में जो टी ट्रेड चलता था उसमें बहुत भयंकर लेवल पे ओपीएम का भी ट्रेड चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डीलर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ ओपीएम इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पूरे मतलब पूरा आप आदिकाल तक जाएंगे, इतना ज्यादा चरस किसी ने नहीं व्यापार नहीं किया है जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और चाइनीज की शर्त थी जब चाय का ट्रेड करोगे तभी चरस का ट्रेड होने देंगे। और चरस की ट्रेड चलती थी अंडरग्राउंड लेवल पे, इतना सुपरफिशियली नहीं चलती थी, अंदर अंदर चलती थी। तो इसीलिए बस ओपीएम ट्रेड को कवर करने के लिए इन्होंने चाय का भी ट्रेड इन्होंने यहां से जारी रखा। दैट वाज द रीजन 1813 में क्या हुआ, ये चाय का ट्रेड इन्होंने जारी रखा, बाकी सारी मोनोपोली हटा दी। यहां तक आया? अब सुनिएगा। हाँ हाँ ठीक है, अरे बात तो सुन लो भैया, स्पैम क्यों करते हो यार? चलो, कितना बतियाते हैं आप लोग, कभी यूट्यूब समझ लिए हैं क्या? ये बताओ, शांति से देखो। अच्छा आप देखना, फिर इन्होंने क्या किया, अब पहली बार किसी एक्ट ने यह रियलाइज किया था कि हमको भारत में एजुकेशन भी देनी है। पहली बार किसी एक्ट ने यह रियलाइज किया था कि हमको भारत में एजुकेशन भी देनी है, क्योंकि उनको लगा था कि यार अब ना थोड़ा सा अब देखिए, अब धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कम हो रहा है, अब धीमे धीमे ब्रिटिश एम्पायर का रूल आ रहा है। आप देख रहे हो धीमे धीमे क्या किया, जब मोनोपोली भी खत्म कर दी, अब क्या हुआ, धीमे धीमे उनके बिजनेस पे चोट पहुंच रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यहां पर क्या हो रहा है, धीमे धीमे बिजनेस पे चोट पहुंच रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब धीमे धीमे बिजनेस पे चोट पहुंच रही है और ब्रिटिश एम्पायर अपने पैर जमाते जा रहा है यहां पर। फिर बोले कि यार देखो, बोले हमें एजुकेशन की भी बात करनी है, थोड़ा सा इंडियंस को एजुकेट भी करेंगे। क्यों? उनको लगा थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के प्रति इनको अब क्योंकि अब ब्रिटिश रूल आना था, ब्रिटिश सरकार को खुद यहां आना था, तो उनका यह था इंडियंस को थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, ब्रिटिशर्स को थोड़ा मानने लगेंगे अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो। फिर बोले यार क्रिश्चियन मिशनरीज भेज दिए इन्होंने इंडिया में कि जाओ और कन्वर्जन करो। ऐसा क्यों? अब ब्रिटिश सरकार अपने अनुकूल एक जगह बना रही थी। अब भारत उसके लिए सिर्फ एक पैसा निकालने की, अब सिर्फ एक सोने की मुर्गी नहीं रह गया था, अब ये वो मुर्गी थी जो फार्म पे नहीं पलती थी, जो उसके पास आने वाली थी, या फिर वो खुद उस मुर्गी के पास जाने वाला था। तो होता है ना, जब कोई नया कोई बड़े मालिक आने वाला है तो बढ़िया नहला धुला करके सब लोग एकदम घर भर चमका के रहते हैं। तो बात ये थी कि इंडिया की भी इमेज थोड़ी चमका दो, क्योंकि अब वो ब्रिटिशर्स प्लान कर रहे थे इंडिया को डोमिनेट करने का, धीमे धीमे अपने अंडर में लेने का। तो यहां से क्या आ गया, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई। अब यहां से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा और एक स्टेप पीछे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टेप पीछे, ब्रिटिश सरकार एक स्टेप आगे। धीमे धीमे आप देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार धीमे धीमे आगे आते जा रही है, और तब जाके पता चलेगा कैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल कायम हुआ, और फिर हमने संविधान बना करके हमने इनसे कैसे आजादी ली। यह पॉलिटी का थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होता है। सवाल देखेंगे, by which act did the British Parliament of East India Company trade policy with India except टी ट्रेड को छोड़ करके बाकी ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू इन्होंने ये वाला कार्य किया था? बाकी ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू इन्होंने ये वाला कार्य किया था? उत्तर जो मानो वो बोलिएगा, बिंदास बोलिएगा, कुछ नहीं सोचने का है। ठीक है, तो बेसिकली इनको क्या चाहिए था, इनको एक सिविलाइज सोसाइटी चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने ये वाला काम किया हुआ था। है बात की नहीं? सही बात है ना? आओ फिर और आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात हमने कर ली। अब देखिएगा नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। अरे यार सुन लो, हाँ शाबाश, 1813। आओ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये वाली बात आपकी आ जाएगी, ये इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्या होता है? अब सीजिए यहां पर क्या हो रहा है, सभी कॉमर्शियल राइट्स जो हैं कंपनी के अबॉलिश हो रहे हैं, क्योंकि अब कमर्शियल राइट्स का मतलब ये कि अब आप सिर्फ और सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आपको कोई भी ये वाले आपको कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए, और वो क्या था, वो सिर्फ एक बात थी, कमर्शियल राइट्स ऑफ इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने का मतलब क्या था, इन्होंने ये देख लिया था कि यार इनके पास में इस समय दो ड्यूटीज हैं, एक कमर्शियल ड्यूटीज है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज है। और ब्रिटिश सरकार ये देख चुकी थी कि यार इनकी कमर्शियल ड्यूटीज और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आपस में क्या करती है ना, बड़ा, जैसे देखो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में क्या हुआ, इनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी आ गई थी, याद है ना, बंगाल इन्होंने जीत लिया था। तो अब धीमे धीमे इन्होंने क्या किया, अब यहां तक आते आते आपको याद होगा मैसूर जीत चुके हैं ये, इन्होंने मैसूर जीत लिया है, और क्या बोलते हैं मराठास से जीत लिया है, और पंजाब सब जीत लिया है। तो धीमे धीमे इनके पास में इन्होंने टेरिटरीज कैप्चर करना शुरू कर दिया था अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल पार्ट कर रही है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस का पार्ट, एक तरफ कॉमर्शियल कर रही है, एक तरफ पॉलिटिकल कर रही है। तो फिर इन्होंने बोला यार देखो ऐसा है ना, आपका ना मामला बन नहीं पा रहा भाई, आप या तो धंधा कर लो या आप पॉलिटिक्स कर लो, एक काम करो यार, ये दो दो काम ना बन नहीं पाएंगे। तो फिर यहां पर बात आती है कि चलिए ठीक है, आपको हम ऐसा करते हैं, हम आपका ट्रेड का जो मोनोपोली थी ना, हम सारी अबॉलिश कर देते हैं। बाय दिस एक्ट द कमर्शियल राइट ऑफ द कंपनी वाज अबॉलिश्ड। कंपनी में क्या हुआ, टी ट्रेड भी पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई यहां पर। अब क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ होल इंडिया रख दिया गया। जरा इसमें भी ध्यान देना, जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं यहां से अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, धीमे से अपना रोल, क्योंकि अब तक जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब तक से इधर आपका कर्नाटका को भी पूरा अपना बना चुकी है, टीपू सुल्तान के एम्पायर को हरा चुकी है, उसको अपना बना चुकी है, इधर मराठास को पूरा अपना बना चुकी है, इधर पूरा आपका उत्तराखंड और इधर सिखों से भी वॉर कर रही है, उसको भी अपना बना रही है, वेस्ट बंगाल पूरा अपना बना चुकी है। मतलब इतनी सारी जमीनें जब उनके पास हो गई, जब उन्हें लग रहा है कि हाँ अब सही टाइम है जाने का, अब सारी टेरिटरी हमारी हो सकती है, तो धीमे धीमे उनके कमर्शियल टाइज जो है इंडिया से उन्होंने काटने शुरू कर दिए। अजब काटने शुरू करिए, और यहां पर विलियम बेंटिक को क्या बनाया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बताना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था। तो अगर मैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा यार, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन आएगा, विलियम बेंटिक। इसको लेकर के बड़ा डाउट होता है लोगों में, लिखेंगे इसको जरा एक बारी, आप लोग मत लिखिए, मैं लिख रहा हूं, खाली इसको देख लो। सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ठीक। फिर हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या किया, हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर हम यहां पर आ गए, ठीक है। ये कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हम कहां पर आ गए, हम आ गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर आ गए। हां जी, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये थे विलियम बेंटिक। ये नाम हमें याद रखने होते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखो बेन का मतलब होता है गुड। देखो यहां इंडिया नाम आ गया ना, इंडिया तो अच्छा है, तो विलियम बेंटिक, बेन का मतलब ही होता है गुड। तो यहां से हमने देखा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझिएगा। अब धीमे धीमे इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं, धीमे धीमे यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं। क्यों, आप ये देखिए कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करना और सेंट्रल अथॉरिटी बनाना, पूरे भारत के लिए अब एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी थी इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, पूरे भारत के लिए। अभी तक जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था कि सब लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अब पूरे भारत का इकलौता सुप्रीम मास्टर है, दैट इज गवर्नर जनरल। ये अब इसके लिए क्या किया, यहां पर बोले कि देखो ऐसा है यार, विलियम बेंटिक को बना तो दिया, और उसने सोचा कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भारत में बनाते हैं। उसके लिए क्या करा जाएगा, उसके लिए इन्होंने पहला लॉ कमीशन गठित कर दिया। अब आप ये देखिएगा ये क्या करने जा रहे हैं, अभी तक हर राज्य का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, देखो धीमे धीमे हम संविधान की तरफ पहुंच रहे हैं। पहली बार लॉज का कोडिफिकेशन शुरू हुआ है ना, अभी तक भारत में हर एक कम्युनिटी के, हर एक राज्य के अपने अलग अलग लॉज थे। जब भी सुप्रीम कोर्ट को कोई डिसीजन देना होता था, सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाता था, किसी राज्य के हिसाब से तो वो क्राइम है, किसी दूसरे राज्य के हिसाब से वो क्राइम नहीं है। कभी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो चीज क्राइम है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो चीज क्राइम नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था कि आखिरकार ये है तो है क्या। फिर ये बात आई कि यार ठीक है, हम एक लॉ कमीशन का गठन करते हैं। देखिए धीमे धीमे क्या हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लॉस को कोडिफाई करने के लिए कमीशन सा गठित होने जा रहा है। और सोल एम क्या है, अपने दिमाग में एक ब्रॉड पिक्चर लेकर के चलो कि ब्रिटिश सरकार जो है, नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीमे धीमे उससे कंट्रोल हटा रही है और धीमे धीमे अपना जो होल्ड है ये धीमे धीमे बढ़ाती चली जा रही है। और इसीलिए अब ये इसने लॉ कमीशन गठित किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक प्रॉपर बुक ऑफ लॉज होनी चाहिए जो कि पैन इंडिया या जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया है इन सब के ऊपर जो लागू हो पाए। यहां तक कोई डाउट किसी भी प्रकार का, ताकि एक स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड और स्टैंडर्ड सिस्टम पूरे थ्रू आउट, काइंड ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, काइंड ऑफ, उतना ठेठ सेंस में यूसीसी नहीं, बट काइंड ऑफ अ कोड जो पूरे भारत में लागू हो, ऐसा कोड हम लेकर के आ पाए। अब बाद में जानते हैं ये जो लॉ कोड बना है ना, इसी को बाद में आज भी इसी से सजा दी जाती है, इंडियन पीनल कोड।
यही लॉ कमीशन जो किसने बनाया था, यहां पर टीबी मैकॉले ने जो बनाया था, इसी को आज हम लोग इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। आज भी कोर्ट इसी के ऊपर सजा देते हैं। तो यह बनवाया गया लॉ कमीशन उस समय। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहां तक आ गई। इतनी बात सारी समझ में आ गई। तो इससे पहले पैचवर्क हुआ करता था, सारे लॉज जो थे वो थे तो पूरे भारत में, बट टूटे 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 थे। अब हमारे पास में क्या हो रहा है, पहली बार एक लॉ कमीशन का गठन किया गया है। अब इसके बाद जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां तक नहीं कोई डाउट, शाबाश, बढ़िया। अब देखिए, अभी हम समअप करेंगे ना तो सारे रिकॉल भी हो जाएंगे आपको बढ़िया से। रुको एक बार बीच में ना समअप करते भी चलते हैं। यहां बात करेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, अभी तक ब्रिटिश 1773 सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो आई है, सबसे पहली जो रेगुलेटिंग एक्ट आई है उसके ऊपर बात करेंगे। यहां पर क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बस इतनी सी चीज हुई थी कि साहब जितना भी यहां पर क्या बोलते हैं, अब 4 लाख रुपए वो दे नहीं पाते थे और पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पैसा दे नहीं रहे थे, जबकि इनके पास भयंकर पैसा आ रहा था। ये ग्रीडी हो गए थे और बहुत भयंकर करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लग रहे थे। इसीलिए क्या किया, यहां पर सरकार ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आज से क्या करेंगे, आपके वहां पर हम गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेंगे और सारे जितने भी गवर्नर है भारत में वो सारे उसके अंडर आ जाएंगे, सारे के सारे। एक सिंगल पॉइंट ऑफिसर बना दिया। उसके बाद केसेस को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए क्या किया, जो करप्शन के ब्राइबरी के केसेस थे उन सबको सही करने के लिए क्या किया, उनको बोले कि ठीक है चलो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापित कर रहे हैं, दैट इज 1773। इसका मेन काम क्या था, और पार्लियामेंट्री कंट्रोल बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, पार्लियामेंट्री कंट्रोल यहां से लागू कर दिया। तो अब इसका मेन एम, हर चीज का मेन एम क्या था, इसका मेन एम सिर्फ इतना सा था, मात्र ये इतना सा मेन एम के साथ में थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं ये हमको धीमे से क्या करनी है, अपने को कम करनी है। इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद एक और चीज है, ये हमें आपको बतानी है, हमने शायद रह गई है। इसके बाद में अब क्या हुआ, एक और एक्ट आई थी 1773 के बाद आई थी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये आई है 1784 में। 1784 में जब ये एक्ट आई ना, तो इसने मेन चीजें क्या करी थी इसको समझना। 1773 वाले का काम क्या था ये तो आप समझ गए ना। मेन काम इसका खाली ये था कि यार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ना थोड़ा सा हमें चेक में रखना है, ब्रिटिश कंट्रोल को बढ़ाना है, मतलब ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल को बढ़ाना है। तो इसने बोला कि यार देखो, उसने क्या बोला था कि अब हम गवर्नर जनरल स्थापित करने जा रहे हैं, वो गवर्नर जनरल सारे काम देखेगा। और काम में क्या हो रहा था, एक तरफ खूब सारा पैसा कमा रहे थे लोग, कमर्शियल काम था इनका, एक तरफ क्या था इनका, कमर्शियल काम खूब सारा था इनका, कॉमर्शियल काम ये खूब सारा था। और दूसरी तरफ क्या था इनका, एक तरफ कमर्शियल काम था और दूसरी तरफ क्या काम हुआ करता था इनका, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव काम था। एक तरफ कमर्शियल काम था, दूसरी तरफ क्या था, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम था। पॉलिटिकल कैसे, अब तक ये देखो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके थे, बक्सर जीत चुके थे, तो इनके पास जमीनें भी थी अपनी जिन्होंने राजाओं से जीती थी, प्लस धंधा तो ये कर ही रहे थे। तो बोले देखो ऐसा है, इसको अलग अलग रखने के लिए ना हम 2 काम कर रहे हैं। जितने भी हम यहां पर कमर्शियल काम करोगे उसके लिए हम एक अलग बोर्ड बना दे रहे हैं जो नजर रखेगा सारे काम के ऊपर, उसको बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ रहे हो क्यों बनाया, ताकि आप अपना रेवेन्यू गलत ना रिपोर्ट करें, आप कोई भी घपला ना कर रहे हो, आप सारी बुक सही से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये काम वहां पर बोलना भूल गए थे, 1773 में बोलना भूल गए थे, इसीलिए इन्होंने अब बोला यहां पर। तो ये आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये देखने लगा कि जितने भी कॉमर्शियल काम हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पास में, कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देंगे जो चेक करेगा एक एक किताब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा कि कहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी घपला तो नहीं कर रही है। मतलब धीमे धीमे उसके ऊपर रूल्स और टाइट करना शुरू कर दिया था। और इधर क्या शुरू कर दिया था, यहां पर ले आए थे कौन सी चीज, इट इज कोर्ट ऑफ, ये हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोल दीजिए। और एक और चीज आई थी, वो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां पर आ जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आपको कहां पर किस राजा के साथ आपको संधि करनी है, किस राजा के संग संधि नहीं करनी है, अब ये भी आप हमसे पूछेंगे। यानी आपके पॉलिटिकल पावर्स भी हमने ले ली, यहां से भी ले ली। यानी अब आप देख रहे हैं भारत धीमे धीमे किससे गवर्न होना शुरू हो रहा था, भारत धीमे धीमे ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्न होना शुरू हो रहा था। आपको कौन सी संधि करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये हमसे पूछ के करेंगे आप। तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कॉमर्शियल में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द ओनली रीजन ऑल दिस वाज हैपनिंग कि भाई साधारण सी बात थी, अब इतना सारा पैसा जो था, ये सारे जितने भी आप डिसीजंस लेंगे, इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इट शुड नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी आप डिसीजन लोगे वो ब्रिटिश एम्पायर के बेस्ट इंटरेस्ट में होने चाहिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होने चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या करा, क्योंकि कॉमर्शियल डिसीजन भी ब्रिटिश एम्पायर के बेस्ट इंटरेस्ट में होने चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजंस भी ब्रिटिश एम्पायर के बेस्ट इंटरेस्ट में होने चाहिए।
अगर यहां पर ये दोनों बोर्ड्स नहीं बिठाए जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंटरेस्ट में काम करती। अब उसको मजबूरन, उसको मालूम है कुछ लोग इसको देख रहे हैं, तो उसको मजबूरन ब्रिटिश इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से जबरदस्ती जो गड़बड़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में करी थी, अब उनके संग गलत हो रहा था धीमे धीमे। चलिए अब आते हैं आगे। तो आपने ये देख लिया, यहां तक देख लिया था, फिर हमने एक और चीज देख ली, क्या ये तो सवाल चार्टर एक्ट में क्या हो रहा था, यहां पर टी ट्रेड, यहां पर मोनोपोली ट्रेड की बंद, यहां जितनी भी मोनोपोली थी उसको जो है वो समाप्त कर दिया गया था। क्यों कराया गया था? इसलिए करा गया था भाई, मेन चीज ये थी कि यहां पर टी ट्रेड, क्योंकि नेपोलियन ने उधर पूरे यूरोप को मना कर दिया था बिजनेस करने के लिए। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे आते हैं, टी ट्रेड के बाद अब सारे ट्रेड जो थे, सारे तरीके से ट्रेड जो थे वो एबॉलिश कर दिया था कि अब आप किसी भी ट्रेड की मोनोपोली आपके पास में नहीं रहेगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ये क्यों किया था? ताकि हम और ज्यादा अथॉरिटी हम अपनी एक्सर्ट कर पाए भारत के ऊपर, और बेहतर अथॉरिटी हमारे पास में हो, और जो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था उसको भी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स मिले, लॉज मिले। इसके लिए क्या करा? टीबी मैकॉले द्वारा लॉ कमीशन गठित किया गया इन द ईयर 1833। अब आते हैं और आगे 1858, सबसे ज्यादा जितने भी चार्टर एक्ट्स आई उनमें सबसे ज्यादा चार्टर एक्ट यहां पर आ रही है। चले देखिए यहां पर क्या हुआ, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जिस चीज को वो हमेशा से चाहते थे, जिस चीज को वो हमेशा से चाहते थे कि यार ऐसा रूल जो हो ये समाप्त कर दिया जाए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल सीधा सीधा समाप्त कर दिया गया, और पूरा का पूरा रूल जो है वो किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। अब जब ये देखिएगा, इसी एक्ट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब ध्यान से सुनना, लोग एग्जाम में ये पूछता है कि यार ये बताओ कब खत्म करे गए थे। कॉमन सेंस लगाओ, पहले देखो कब बनाए गए थे। बनाए तब गए थे जब हम चाहते थे कि यार ब्रिटिश इनके ये जो घपला कर रहे हैं, घपला हमें कब पता चला? घपला हमें पता चला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि ये लोग घपला कर रहे हैं। हमने गवर्नर जनरल, हमने एक आदमी बैठाया, फिर हमें 10 साल बाद समझ में आया कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, ये बहुत घाघ है, ये जरा से मानने वाली नहीं है, इसको ये इससे ये नहीं हो पाएगा कि हमने एक आदमी रख दिया अब सारा काम कर रहे हैं। हमें इसके घपले देखने के लिए, ये पॉलिटिकल में भी घपले करते हैं, ये राजाओं के साथ में प्राइवेट संधि कर लेते हैं, हमें बताते नहीं है, ये कॉमर्शियल संधियां कर लेते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, हमें बताते नहीं है। हमें एक पर्टिकुलर बोर्ड रखना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमें रखना पड़ेगा इनके लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए। इन्हें 10 साल बाद पता चला, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में इसको लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था। क्यों? ताकि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन और कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन, इन दोनों को ही हम बहुत बेहतरीन तरीके से ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इसको मैनेज किया जा सके। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो 2 बोर्ड्स बनाए गए थे वो भी नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए क्या करा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको भी समाप्त कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको भी समाप्त कर दिया गया। सवाल में आता है कि बताओ ये कहां पर था ये? इसके बाद क्या करा गया, एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, और इस काउंसिल का एक मुखिया इलेक्ट कर दिया गया। वो बैठता था ब्रिटिश एम्पायर में, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब कि ब्रिटेन की महारानी अगर उनको इंडिया का हाल पूछना है तो ब्रिटिशर का एक एमपी, वहां ब्रिटिश में ही क्या करा गया, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई, और उस काउंसिल का एक हेड बना दिया गया। बोला ये कौन है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है। मतलब इंडिया के बारे में जब महारानी को कुछ भी पूछना होगा तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछेंगे। मतलब अब देखिएगा धीमे से इस एक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, इंडिया को गवर्न करने के लिए आपको नहीं लग रहा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसी धीमे धीमे एक बॉडी बन रही है? स्यूडो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट एक्जैक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन आप देख रहे हैं ना एक छोटी सी एक बॉडी जैसी कुछ बन रही है, जिसका एक प्रधानमंत्री जैसा एक हेड भी है। हालांकि ये सब अभी इंडिया में नहीं हो रहा, ये हो रहा था ब्रिटेन में ही, इंडिया के लिए हो रहा था बट हो नहीं रहा था इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ऐसा है, एक तो हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने कर दिया, लेकिन यार इंडिया में भी तो एक चीज चाहिए। अभी तक गवर्नर जनरल, देखो जब तक कंपनी थी तो कंपनी का जो सबसे बड़ा मुखिया होता था, सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार का आदमी तो होता नहीं था। अब ब्रिटिश सरकार का आदमी था वो, तो वो जाहिर सी बात है सबसे ऊपर कौन है, ब्रिटिश सरकार। उसके बाद माने वो वाइस है, वाइस होता है ना, वाइस चेयरमैन, वाइस एडमिरल, मतलब सेकंड इन कमांड। तो इसीलिए उसको क्या बोला, वॉइस रॉय। क्या बोले, वॉइस रॉय। वॉइस रॉय, वाइस रॉय का मतलब हो गया, ये वाइस रॉय इसका नाम था, ये दिखाता था कि सुप्रीम कमांडर कौन है, ब्रिटिश क्राउन, और मैं उनके जस्ट नीचे इंडिया को बस उन्हें रिपोर्ट कर रहा हूं। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा करके, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा करके अब वाइस रॉय की पोजीशन लाई गई। तो अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमारे पास में 3 चीजें आई जो आपको याद रखनी है। हमारे पास में सबसे पहला क्या आया, हमारे पास में आया कि यार एक होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल,
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक ये होता है, नाम बताते जाना। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर क्या होता है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए आंसर दीजिए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर, इट्स एक्चुअली करेक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो इंडिया का नाम याद आ गया ना, इंडिया का नाम आया तो हम क्या बोलेंगे, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और यहां पर देखना वाइस रॉय की नाम आ गया, वाइस रॉय का नाम आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाइस रॉय मतलब ये देखो यहां पर 1857 में बहुत सारे कैनन चलाए गए थे तो कैनिंग हो गया। अब खैर जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप ये नाम आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, कैनिंग आ गया। अब जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा पहुंच चुका है किसके पास में, अब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ये पहुंच चुका है ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो अब जो वो धीमे धीमे, और आपने ये भी देख लिया कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्ता यहां से साफ किया है और अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और यहां एक आदमी है, दैट इज वाइस रॉय। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां पर आते हैं, पहले देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है ये ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी उसको ऐसे ही निपटा दिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसको ऐसे ही निपटा दिया। हाँ जी, जी शाबाश शाबाश शाबाश। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1858 में ये हुआ है, 1857 की लड़ाई के बाद में। देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। अब देखिए एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 का सवाल आ जाता है ये। यू कैन ओनली नो दिस वंस, अगर आपने डीप पढ़ा हुआ है हर चीज को तो आप सब बता पाओगे इसको। फिर देखिए कौन से साल में पहला, अच्छा हाँ अब यहां पर भी आना, यहां क्या हुआ था इस वाले इसमें, वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो हुआ ही हुआ था, साथ ही साथ क्या था कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया गया था। माने मेन काम क्या था अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया का, इसी एक्ट में लाया गया था कि भाई जितना भी पैसे का हिसाब किताब है ये सारा का सारा, कितना फंड यूटिलाइज हो रहा है, कहां यूटिलाइज हो रहा है, क्या जितना फंड वाइसरॉय बता रहे हैं, क्योंकि एक अब देखिएगा यहां बिल्कुल उस तरीके, ये तो बिल्कुल बजट वाली बात हो गई, सीएजी आ रहा है एक तरीके से नहीं आ रहा है। देखिए भारत ने कहां कहां से पोजीशन ली हुई है। अब देखिए इसी एक्ट से भारत में क्या किया गया, पहली बार फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करे गए। इन अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या था बताता हूं। अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, इनका मेन काम यह था कि जो भी वाइसरॉय खर्चे बताते थे ये उन सारे खर्चों को ऑडिट करते थे, क्या भारत में इतना ही पैसा खर्च हुआ है। ही एक्टेड लाइक अ सीएजी। तो सीएजी का कंसेप्ट आप देख रहे हैं हमने धीमे से कहां से लिया हुआ है, ठीक। चलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं और आगे। अब देखिए ये देख लिया हमने, अब कौन से साल में ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफ एस्टैब्लिश इन इंडिया, उत्तर मेरे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस वो एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1858 में स्थापित किया गया था। और आगे आएंगे, इनमें से कौन सा एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने बोला था ब्रिटिश कैबिनेट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो है किसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करवाया था, वो वहां पे चल रही है। ओह तो टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा फिर, मेरी तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स तक जाती है, 1 आवर 20 मिनट्स तक जाती है मिनिमम, मतलब 1.25 घंटा तो जाती है। ठीक है चलो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए हमारी कम से कम पॉलिटी हमारी स्टार्ट हो गई आज हमारी, वी डिड समथिंग। वैसे आपको आगे बता दूं आगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें आपको अब हमें कहां से वॉक थ्रू कराना है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स,
दीज एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। इधर पेपर आज अब ना डीप आने लगा है। तो पहले क्या होता था, हम स्टार्टिंग संविधान से करते थे सीधा इंडियन पॉलिटी में, लेकिन अभी क्या है, पॉलिटी में ही ये सारी चीजें आने लगी हैं, डीप आने लगा है पेपर। आपने देखा, जैसे पीछे आपने देखा होगा कब पावर ट्रांसफर हुई, कब क्या हुआ, ये चीजें आप रट नहीं सकते हैं जब तक आपको एग्जैक्टली आपने चीजें अच्छे से नहीं याद करी हुई हैं, आपको चीजें समझी नहीं हुई हैं। अब देखो जरा सवाल देखना, अच्छा खासा डीप है। इनमें से कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर आ गई ऑर्डिनेंस इशू करने की? ये एक डीप पावर है। ये इसलिए हो रहा था कि ब्रिटिश क्राउन ने ही ये पावर दी थी वाइसरॉय को कि भाई आप जो है, जब वो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ना चल रहे हो ब्रिटेन में, तब आप यहां पर करके क्या कर सकते हो, तब आप यहां पर कम से कम, तब आप यहां पर इंडिया में ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है 1858 के बाद में ही होगा। तो अब आपको यहां पर देखना होता है 1858 के बाद का कौन सा है। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, बहुत बाद में, इन्हीं दोनों में से होगा। तो आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाती है जब आप एक एक एक्ट को देखते हैं। और देखिए सारे एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये। तो ये जो है, ये सारी चीजें वाइसरॉय की, अच्छा हमेशा डाउट रहता है ना वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। ये हिस्ट्री में इतना अच्छा आपको नहीं कवर होगा, क्लियर होगा जितना पॉलिटी में होगा। तो अपनी अगली क्लास में ना हम ये सारी चीजें करेंगे। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, धीमे धीमे कैसे इलेक्शन की शुरुआत कैसे हुई। पहली बार इलेक्शन की शुरुआत ना इस एक्ट की वजह से हुई थी। भारत में इलेक्शन होते ही नहीं थे, इस एक्ट की वजह से इलेक्शन शुरू हुए भारत में। तो ये पहला इलेक्शन हुआ यहां पर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर आई इसके बाद में, फिर हम लोग आगे आ जाएंगे, ये सब हो जाएगा हमारा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हमारा शुरू होगा यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड संविधान की मेकिंग। कितने मेंबर थे, कितनी पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन क्या करती थी, ये सारे डेट्स कौन से थे, ये सारे फिर इसके बाद आएंगे। सवाल भी है काफी सारे, खूबसूरत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे सवाल भी हम लोग करेंगे। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, क्लासेस का ऐसा शेड्यूल रहेगा, एक दिन आपकी देखिएगा, एक दिन आपकी यहां पर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो यहां पर आपका जो रहेगा, ये रहेगा आपका जीए साइंस, जीए साइंस, जीए, इस तरीके से रहेगा साइंस। तो ये आपका साइंस रहेगा इस जगह पर, ये आपके साइंस क्लासेस रहेंगे। और ये आपका जीए की क्लासेस रहेंगी, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब सेशन आ गया है आज स्वप्निल मैम का, आ जाइए फिर आप। आज इनका स्टूडियो नहीं खाली है, तो आज ये हमारा स्टूडियो ले रही हैं भाई। पीकू बैच 9 अगर कंप्लीट हो गया हो तो नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो हो गया, नहीं होगा। हाँ जी, A4 साइज में पीडीएफ मिलेगा प्रॉपर प्रिंट करने में। हाँ जी, A4 साइज में पेपर मिलेगा। आप ही सुनिएगा, जितना भी सब में हो चुका है यार, कोई बैच 10 को छोड़ कोई ऐसा है नहीं जिसमें सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। एक एक चीज कंप्लीट हो जाती है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी उसमें इनकम्प्लीट तो होता ही नहीं है। फिर भी अच्छा करेंगे आज, हर एक में एक इंडिविजुअल पूरा एक, हर एक में एक इंडिविजुअल एक डाल देंगे कि हाँ, कि जो पूरा चेकलिस्ट होती है ना सारे टॉपिक्स की, डन 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 वाली, वो तो उसमें आपको भी मालूम रहेगा कौन सी चीज है, कौन सी चीज में क्या है, ठीक है। नहीं, अपने टाइम पर ही होगी नवजोत, अपने टाइम पर ही होगी। यस, हाँ जी सुप्रिया, एवरी सैटरडे। शानू, ऐसा नहीं है जो आपको भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएचएल सीएचएसएल पे। मैं आपको बताता हूं, जो आपको, कहां गए यार मेरे सवाल, अरे यार आप देख रहे थे कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें ईयर नहीं लिखा हुआ था, ऊपर ब्लैंक था। ये स्टेनो के क्वेश्चंस थे, और स्टेनो के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। स्टेनो के क्वेश्चंस हम मेंस में ही प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज स्टेनो की जो जीएस होती है वो अच्छी आती है स्टेनो में। स्टेनो में हर इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश में स्टेनो में जीएस का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपने देख रहे थे ना जिसमें ऊपर ईयर नहीं लिखा होता, वो स्टेनो के सवाल थे। हमारे पास जो लेटेस्ट बुक है उसमें ईयर एग्जैक्ट वो लिखा है, एसएससी स्टेनो 2000, और जहां ईयर होता है वो कटा हुआ है उसमें, तो इसलिए उसमें आपको नहीं लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये स्टेनो के ही सवाल हैं, ये प्रीवियस ईयर में आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो है, सुनिएगा, पीडीएफ जो है वो क्लास के जस्ट नीचे PDF1 PDF2 ऐसे 2 टैब्स होंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे।